Which quantity is a scalar quantity? So a scalar quantity is work. ठीक है, work, energy, power, work is a scalar quantity. बाकी सारी vectors है. Next पे चलो. What is the effect of a systematic error on the measurement of a physical quantity? अच्छा जी, और जो है वो क्या है, जरा एमएस भी खोल लेते हैं. डी, एक सेकेंड, मैं जरा जो हूँ इसकी एमएस खोल लूँ. स्क्रॉल कहाँ बार कहाँ गई इनकी वेबसाइट पे? हाउ द हेल एम आई सपोज टू स्क्रॉल डाउन ब्रो? फिजिक्स एमएस, क्या रहा है भाई ये, खुल जाओ भाई. डी, अच्छा डी कह रहे हैं मेजोरिटी. मेरी स्क्रॉल बार कहाँ गायब हो गई? अच्छा, स्क्रॉल बार गायब कहाँ? ओके. सो डी है पहले वाले का. दूसरे वाले का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर ऑन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? इट लिमिट्स द प्रिसिजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू. नो. इट लिमिट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज obtained in repeated measurements. It results in repeated measurements having different values from each other. It results in the measured value being different from the correct value. Yes, so it is the correct value से उसको different cause करने के लिए करता है. चेक व्हाट्सएप सर, भेज दिया वाटरमार्क के बगैर. ये इसके पिक्सल तो नहीं फटे हुए? इसके भी पिक्सल फटे हुए ही हैं तो फायदा वही है तकरीबन. छोड़ो, अब इस पे कर लिया हमने स्टार्ट. वाई नॉट बी सर, एक सेकंड बता देता हूँ. सो इट लिमिट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू. प्रिसीजन क्या होती है ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू? वो ये होती है कि जैसे 23.2 है तो 23.20 या 23.23, राइट? फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस. तो प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू इफेक्ट नहीं होती सिस्टमैटिक एरर्स. ये तो ऑब्वियसली उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन है कि वो कितनी प्रिसाइसली तुम्हें वैल्यू दे सकता है. It limits the range of values obtained in repeated measurements. अच्छा, limits the range, लिमिट नहीं कर रहा होता रेंज को, राइट? इट्स जस्ट लाइक एक सर्टेन एरर कॉज कर रहा होता है फिक्स्ड अमाउंट से एवरी टाइम. सो इट्स नॉट रियली लिमिटिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन रिपीटेड मेजरमेंट्स. देयर इज नो लिमिट दैट इज देयर. बस ये कि अगर वैल्यू 2 थी तो वो 2 अब हमेशा 5 आती रहेगी जब भी आप उसको रिपीट करेंगे. तो इट विल बी ऑलवेज बी ऑफ बाय दैट सेम अमाउंट. सो ये कोई लिमिट नहीं कर रहा या रेंज को कम नहीं कर रहा या ऐसी कोई चीज नहीं है. ये एरर को कम नहीं कर रहा, तो लिमिट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से ये रेंज ऑफ वैल्यूज या स्प्रेड ऑफ वैल्यूज को इन रिपीटेड मेजरमेंट्स. सो देयरफॉर ये भी रॉन्ग है. इट रिजल्ट्स इन रिपीटेड मेजरमेंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर. ये तो आपका रैंडम एरर का है कि भाई रिपीट करते तो जो स्कैटर प्लॉट आता है वो रैंडम एरर की वजह से आता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो मोस्ट करेक्ट और मोस्ट एक्यूरेट जो बात है, जो साफ साफ लिखी है, वो डी वाली भी है कि आपकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द करेक्टेड वैल्यू. ऑब्वियसली डी वाला भी बिल्कुल सही नहीं है. बिल्कुल सही क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द मेजर्ड वैल्यू बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू ऑलवेज बाय अ सेम अमाउंट. तो ये ज्यादा करेक्ट होता है, लेकिन अब डी ही सबसे बेहतर लग रहा है तो हमने डी को कर दिया इसके लिए. A car is accelerated by a constant resultant force of 300 newtons for 5 seconds. The variation with time of the velocity v in centimeters per second of the car is shown. What is the mass of the car? 1300 kg. Okay, let's see. So velocity time graph से हम क्या निकाल सकते हैं? हम acceleration निकाल सकते हैं और then force equals to mass into acceleration इस्तेमाल करके हम mass निकाल लेंगे. Right? So first let's find out the acceleration. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? इधर जो है वो 150 है और स्टार्ट में कितनी है? स्टार्ट में 30 है. सो 150 माइनस 30, इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे बिकॉज सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो इंटू 10⁻², डिवाइड बाय योर टाइम 5 माइनस 0, तो आपको जो है वो आपकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी. व्हाट इज एक्सेलरेशन वर्किंग आउट टू बी? हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज मोमेंटम. यू कैन ऑल्सो यूज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड द चेंज इन टाइम. कंप्लीटली करेक्ट है, वो वाली अप्रोच बिल्कुल सही है. तो 0.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. और फिर अब मैं क्या लगा रहा हूं? मैं F इक्वल्स टू एम ए लगा रहा हूं. मास विल इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन. फोर्स मुझे पता है 300 न्यूटन है और मुझे अपनी एक्सेलरेशन पता है वो 0.24 है. दिस इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 1300 kg, विच इज आंसर सी. ठीक है. अच्छा, an aircraft initially stationary on a runway takes off with a speed of 85 km per hour in a distance of no more than 1.20 kilometers. What is the minimum constant acceleration necessary for the aircraft? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ए, एक बच्चा कह रहा है बी.
किस चीज का सवाल है? काइनेमैटिक्स का सवाल है, राइट? दे हैव गिवन यू द इनिशियल वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, एंड दे आर आस्किंग यू फॉर द एक्सीलरेशन, राइट? सो व्हाट विल आई अप्लाई? आई विल अप्लाई v स्क्वायर equals to u square plus 2as. let's say convention rightwards is positive, ठीक है? और जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हमें ये बोला हुआ है फाइनल वेलोसिटी जो है, यानी जब टेक ऑफ कर रहा है तो ये है, और इनिशियली स्टेशनरी, तो इसका मतलब इनिशियली इसकी ये हो गई और डिस्टेंस इसका ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वी स्क्वायर को क्या डाल दूंगा? आई विल पुट इन वी स्क्वायर इन किलोमीटर्स पर आवर, तो मुझे कन्वर्ट करना होगा। सो 85 किलोमीटर्स है, यानी इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा फॉर मीटर्स, और आवर्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 आवर को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा फॉर minutes, and then once again divide by 60 for the seconds. So ये हो गया मेरी conversion for that। इसको मैं square कर लूंगा, ठीक है ना? ऑब्वियसली एक आर है तो यहाँ आर एच नहीं लिखते बल्कि 1 आर लिख लेते हैं। 1 आर डिवाइड बाय 60 एंड देन डिवाइड बाय 60 वंस अगेन। अच्छा, फिर क्या है? यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर टू एक्सेलरेशन ए मुझे निकालनी है, और मेरा डिस्टेंस जो है वो 1.20 किलोमीटर है। सो व्हाट विल आई डू? आई विल प्लग इन 1.20 into 10⁻³ and we can work out the acceleration from over here। ये वाली साइड कैलकुलेट करें, डिवाइड बाय 2 करें और डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस कर दें, आपको आपकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। एंड पर कन्वर्ट कर सकते हैं सर, वोंट मी मल्टीप्लाई 1 आवर बाय 60? हाँ सॉरी, माय बैड, गलत हो गया, मल्टीप्लाई करना होगा नॉट डिवाइड, ठीक है? तो मल्टीप्लाइड बाय दैट, क्योंकि 1 आवर को 1 आवर हैज 60 मिनट्स and each minute has 60 seconds, so 1 into 60 into 60 3600 seconds रहेंगे। गलती से वो डिवाइड लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई होगा 85 into 3 डिवाइड बाय 1 into 60 into 60 होल स्क्वायर करके, फिर उस आंसर को डिवाइड बाय 2 करो, और फिर उसको डिवाइड बाय 1.20 into 10⁻³ भी करो, तो 0.23 आ रही है मेरे पास एक्सेलरेशन, विच इज आंसर ए, ठीक है? हो सकता है राना तुम 2 से डिवाइड करना भूल गए हो, जब भी तुम्हारा बिल्कुल उसका एग्जैक्ट डबल आ रहा था। How is everyone answering this so fast? Most probably they've done this paper, that's why। अच्छा जी, आ जाते हैं आगे। An object is fired upwards, an object is fired upwards from horizontal ground. The object has an initial velocity of 20 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Air resistance is negligible. Which statement describes the speed of the object after it is fired until immediately before it reaches the ground again? यानी जब इसको फायर किया गया और immediately just before it reached the ground again। वालेकुम अस्सलाम वाइमा। ए होगा या सी होगा? ओके, देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है नील? तो वर्टिकल कंपोनेंट के एतबार से नहीं सोचना, बल्कि स्पीड के एतबार से सोचना। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको यहाँ पे लॉन्च किया है एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, राइट? और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, राइट? तो सिमेट्रिकल से क्या मतलब है? ये वाला जो पॉइंट है जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन आपके पास तब भी कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx होगी, ठीक है जी? यानी इसका मतलब ये, अगर बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास ऐसा कोई सीन था, तो बिल्कुल एंड में भी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही सीन होगा। अब 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ डायगोनल नहीं होगी, बल्कि नीचे की तरफ डायगोनल होगी, 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ आ जाएगी। और एंगल टू द हॉरिजॉन्टल क्या होगा? वही होगा 45 डिग्री होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की ये बहुत अच्छी बात है, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है तो इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्रिक अबाउट इट्स सेंटर लाइन, यानी वी वाई इक्वल टू 0 वाले पॉइंट के बिल्कुल सिमेट्रिकल। सो डेफिनेटली एट द एंड पॉइंट 2 यू शुड हैव अ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक है? एंड द एंगल शुड आल्सो बी 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हाँ, क्या सेंटर में या बीच में मेरे पास वेलोसिटी 0 होगी या स्पीड 0 होगी? द आंसर टू दैट इज नो, स्पीड विल नॉट बी 0, बिकॉज ऑल्दो वर्टिकल कंपोनेंट 0 जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होता। सो इट विल डिक्रीज, बट इट विल डिक्रीज टू अ वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है? बिल्कुल 0 नहीं होगी। एंड देन once again it will start increasing and increased up to a value of 20 मीटर पर सेकंड। उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। 20 मीटर पर सेकंड अगर इधर है तो 20 मीटर पर सेकंड उधर भी आपके पास होगा। अच्छा जी, what is a statement of principle of conservation of momentum for a system? C,
द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट। ठीक है जी, तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज रिमेन नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट फॉर अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, objects P and Q form an isolated system. Object P has mass 6 kg and is moving at a speed of 3 meter per second. Object Q has a mass of 2 kg and is moving at a speed of 4.2 meter per second at an angle of 35 degree to the path of P. Objects P and Q collide and stick together. What is the magnitude of the component of the final momentum of the combined objects in the direction of P? यानी वो horizontal direction में पूछ रहे हैं कि आपका final momentum क्या आ रहा है, right? So हम क्या करेंगे? Obviously we will resolve the momentum, sorry, and we will solve in the horizontal direction only, क्योंकि मुझे final horizontal ही चाहिए, right? They're asking you in the original direction of P, so I need the horizontal momentum. So let's not do the query. Vertical की जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल, ये तो इसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको रिजॉल्व कर लेंगे, एक आ जाएगा इसका वर्टिकल ऐसे 4.2 sin 35। वंस अगेन, आप चाहें आप पूरे मोमेंटम को रिजॉल्व कर दें, या आप चाहें आप सिर्फ वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें, टोटली अप टू यू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे कर। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 4.2 cos 35। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमने कर लिया। अब हम मोमेंटम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कन्वेंशन, राइट वर्ड इज पॉजिटिव, एंड देन आई एम गोइंग टू से दैट the initial momentum in the x direction will equals to the final momentum in the x direction. Initial momentum क्या है? 6 kg 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, जो पॉजिटिव वेलोसिटी है। So 6 going with 3 positive, plus this 2 kg is going with a negative velocity of 4.2 cos 35. So 2 into negative 4.2 cos 35. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स P एंड Q कोलाइड टुगेदर एंड स्टिक। द स्टिक, तो स्टिक का मतलब क्या है? अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? दोनों का मिला हुआ होगा। सो दैट मीन 6 + 2 8, एंड देयर शैल बी सम कॉमन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नाउ दैट आई एम गोइंग टू से Vx। एंड नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दैट। ठीक है, ये माइनस है, -4.2, तो 6 × 3 18, ये वाली साइड सॉल्व करके 8 से डिवाइड कर दो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, इन्होंने मोमेंटम ही पूछा हुआ है, सो लेट्स नॉट डिवाइड, क्योंकि दे हैव ओनली आस्क्ड फॉर मोमेंटम ना। सो एक काम करते हैं, हाउ अबाउट वी डोंट डू दिस, हम ये नहीं करते, हम कहते हैं लेट्स जस्ट से दिस इज द मोमेंटम फाइनल इन द एक्स डायरेक्शन। तो बस यही निकाल लो, उसको डिवाइड शिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 18 - 8.4 cos 35, 11.1। ओके जी, और ये भी हम कर लेते हैं, इसको भी दोबारा रिराइट कर लेते हैं। दिस इज मोमेंटम फाइनल एक्स, 11.11 हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 7, एक सेकेंड आंसर्स भी चेक कर लें साथ साथ। हमने 1D 2D 3C क्या था? 3C क्या था? 4A किया था, 4A किया था, 5A 6C 7B, ACB, ACB। ठीक है, अच्छा जी। An astronaut of mass m in a spacecraft experiences a gravitational force F equals to mg, then stationary on the launch pad. What is the gravitational force on the astronaut when the spacecraft is launched vertically with an vertically upwards with an acceleration of 0.2 g? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी मैन के ऊपर जब हम उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ भेज देंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 g? हाँ जी, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? नहीं मिनाइल, रॉन्ग। नहीं तो हाँ, रॉन्ग। नहीं राना, रॉन्ग। नहीं मोहम्मद, रॉन्ग। नहीं राना, रॉन्ग। इट्स गोइंग टू बी mg ना, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी चेंज करती है। वेट चेंज करता है, मैं आपको एक्सेलरेट कर दूं तो आपका वेट चेंज हो जाएगा? नहीं, आपके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज होगी, आपको वेटलेस फील होगा, लेकिन आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। यू आर स्टिल गोइंग टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ वेट, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लोग हवाई जहाज में बैठे हो, हवाई जहाज ऊपर चढ़ रहा है, इट इज क्लाइंबिंग अप, तो तुम लोग का वेट डिक्रीज हो गया। फील होता है, वो फील होता है,
लेकिन वो फीलिंग कुछ और होती है। वो आपका वेट कम या ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि आपका मास वही है, और आपके ऊपर जो बेसिकली आपके ऊपर जो जी एक्ट कर रही है वही वही है। तो एफ वेट इक्वल्स टू एम जी, एम जी की वैल्यू वही रहे। हाँ, वो जो वेटलेसनेस फील होती है वो A2 फिजिक्स ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वेटलेसनेस फील क्यों होती है। ठीक है। The diagram shows a child X of mass 20 kg and a child Y of mass 15 kg seated on a uniform plank. ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली इन द ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो इसका वेट इस जो भी रॉड का होगा वो बिल्कुल बीच में हो। The plank has a mass of 7 kg and has a pivot at its midpoint. The plank is horizontal and in equilibrium. Which statement about the weight of the plank is correct? अच्छा, मैंने ही आंसर बता दिया। The weight of the plank can be considered to be acting at its midpoint because it's a uniform plank. ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। The weight of the plank causes an anti-clockwise moment. No. The weight of the plank is causing a clockwise moment. No. The weight of the plank equals the force on the plank from the pivot. तो ये भी ट्रू नहीं होगा। Why is that? Because यहाँ पे जो वेट होगा ना डाउनवर्ड्स, जो आपके प्लैंक का होगा, तो जाहिरन बात है आपका जो पिवट होगा वो कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्लैंक के वेट के बराबर होगी? नहीं। इट विल एक्चुअली बी इक्विवेलेंट टू W1 प्लस W2 प्लस W, यानी तीनों डाउनवर्ड फोर्सेस को एक अपवर्ड फोर्स कैंसिल आउट कर रही होगी फ्रॉम द प्लैंक, और वो आपकी आर होगी, वो इन तीनों का सम होगी, क्योंकि वरना आप इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। राइट, देयर आर मल्टीपल डाउनवर्ड फोर्सेस ओवर हियर, तो आर को तीनों के बराबर होना पड़ेगा, तीनों के सम के बराबर। An object is fully submerged in a liquid. A student determines the ratio of thrust acting on the object divided by the weight of the object. Which single change would double the value in this ratio? You have double the value of this ratio. A या C, using a different liquid that has revised density and the same volume as the original liquid. Use a different liquid that has half the volume and same density as the original object. Use a different liquid that has twice the density and same volume as the original object. Use a different object actually, and use a different object that has twice the volume and the same density as the original object. चलो let's check. अगर हम अपथ्रस्ट को डिवाइड बाय वेट कर रहे हैं, तो वी ऑल नो अपथ्रस्ट में कौन सी डेंसिटी जाती है? अपथ्रस्ट में डेंसिटी जो जाती है वो रो ऑफ द फ्लूइड जाती है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स जस्ट से अभी फिलहाल ये कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सर्कुलर है, जो भी हम उसको वॉल्यूम में लेते हैं, उसको एच लिखते हैं। सो रो एफ, वी क्या होता है? वी होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, है ना। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, रॉ वी, एंड देन जी, जी आपका कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करे। वेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? वेट में लिख सकता हूं एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबमर्ज बमर्ज नहीं, पूरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इंटू जी करना पड़ जाएगा। तो हमें नजर आ रहा है कि जी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, यानी जी का तो कोई इंफ्लुएंस है ही नहीं इधर। नाउ आइदर आई कैन चेंज द रो ऑफ द फ्लूइड और द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज और द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू डबल द रेशियो। डबल द रेशियो क्या है? इसका मतलब न्यूमरेटर या तो डबल होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर हाफ हो जाना चाहिए। यूज a different liquid that has twice the density and the same volume as the original liquid. तो बिल्कुल सही है, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड मैटर नहीं करता, क्योंकि हम ऑब्वियसली अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ वो डालते हैं, अपना क्या डालते हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड डालते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी को ट्वाइस कर दूंगा तो यस, मेरी अपथ्रस्ट ट्वाइस हो जाएगी। दिस सीम्स करेक्ट। यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज हाफ द वॉल्यूम एंड द सेम डेंसिटी। अच्छा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करूं जिसकी डेंसिटी सेम है लेकिन हाफ द वॉल्यूम है, सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। they're saying keep the density the same, so therefore mass of object ये ऊपर जाएगा will become directly proportional to volume of object because density is constant. So if I use half the volume, I will also half the mass, और हाफ करूंगा मास तो भी डबल हो जाएगा ये रेशियो की वैल्यू, है ना। ये भी सही लग रहा है बी मेरे ख्याल से। use a different object that has twice the density and the same volume. So if I twice the density सेम वॉल्यूम, तो इधर भी मास ट्वाइस हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट
that has twice the volume and same density as the original product. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमें जो है वो ए और बी सही लग रहे हैं, ठीक है जी। सी और डी पहले मैं बता दूं, सी और डी क्यों रॉन्ग है, फिर अब ए और बी में हम डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज ट्वाइस द डेंसिटी एंड द सेम वॉल्यूम। अच्छा, नाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं इसको। अच्छा, देखो आपके पास क्या है, देव गिवन यू, पहले ए और बी को छोड़ते पहले सी और डी को कंफर्म कर लेते हैं क्या है क्या है। यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज ट्वाइस द डेंसिटी एंड द सेम वॉल्यूम एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ आई एम यूजिंग द सेम वॉल्यूम, अगर मैं सेम वॉल्यूम इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ये पता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड इफ आई एम यूजिंग द सेम वॉल्यूम, अगर मैं इस चीज को कांस्टेंट बना दूंगा तो फॉर सी मेरा प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, सी के लिए मेरा प्रोपोर्शन बन जाएगा कि डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है जी। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इट हैज गॉट ट्वाइस द डेंसिटी, तो अगर मैं ट्वाइस द डेंसिटी कर दूंगा इधर तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा मास भी ट्वाइस हो जाएगा। जब मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस हो जाएगा तो क्या होगा, क्या हमें इधर भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, डेंसिटी ज्यादा होगी तो सबमर्ज भी ज्यादा हो सकता है, या तो मैंने कुछ गलत सोच लिया ना। ऑब्जेक्ट इज फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट divided by the weight of the object, which single change would double the value of this ratio। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, सही है, आई गॉट इट आई गॉट इट आई गॉट इट। सही है, मैं जो हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बीच में, आई थॉट इट वाज कंस्ट्रक्टेड लिटिल डिफरेंटली, लेकिन नहीं, वैसे ही कंस्ट्रक्ट हुआ है जैसे है। अच्छा चलो, लेट्स सी ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अच्छा अच्छा, लेट्स गो ओवर दिस क्वेश्चन वंस अगेन जल्दी से, और इसको समझ लेते हैं अब। An object is fully submerged in a liquid. A student determines the ratio of thrust of an object upon the weight of the object। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो रेशियो देखना चाह रहा है, इसका जो रेशियो है वो है अपथ्रस्ट अपॉन वेट, एंड अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आई एम यूजिंग रो एफ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। आ गई, पता नहीं नेट ही चला गया पीछे से बीच में, रुको। व्हाट्स हैपनिंग, स्पॉटलाइट, ये क्या तुम लोग क्या पावर्स अब्यूज कर रहे थे। अच्छा चलो, हम इधर आ जाते हैं हम। होस्ट टूल्स क्या है, कुछ भी नहीं है, बस मेरी टूल्स हैं जिससे जो है वो पार्टिसिपेंट्स को अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है, लेकिन कोई खास ऐसे नहीं है। यही होता है, इनेबल वेटिंग रूम, डिसेबल वेटिंग रूम, और चीजें, मतलब कोई खास परमिशन नहीं होती उसमें, उसमें टेंशन नहीं रहती है। अच्छा, तो हम ये कर रहे थे कि हमें अपथ्रस्ट अपॉन वेट का रेशियो निकालना है। अपथ्रस्ट हमें पता है रो ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इनटू जी, डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। जी जी वी नो इज कैंसिलिंग आउट, तो इसका मतलब जी इन्फ्लुएंस नहीं कर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेट नेट सही नहीं चल रहा था, तो रिकॉर्डिंग भी बार बार जूम बंद हो जा रहा था। सो खैर, अब यहीं पे यहीं से शुरू कर लेते हैं, आज होपफुली इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप लोगों ने क्वेरीज भेजी है, वो एड्रेस कर दूंगा, अगर नहीं होती आज तो फिर कल एक क्लास रख के वो क्वेरीज आपके एड्रेस करके, और वो कल फिर आपकी आखिरी क्लास होगी। An object is fully submerged in a liquid. A student determines the upthrust on the object over the weight of the object. Which single change would double the value of this ratio? तो ये कह रहे हैं कि बंदा, जो आपका बच्चा है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रेशियो जो है वो मेजर करना जा रहा है, जिसके अंदर वो क्या करता है, वो अपथ्रस्ट को ऊपर रखता है और वेट को नीचे रखता है। एंड अपथ्रस्ट का हम सबको फॉर्मूला पता है कि वो होता है रो एफ वी जी, और रो ऑफ द फ्लूइड होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड होता है, और जो है वो जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और नीचे आपको पता है कि आपका मास के लिए यू नीड द होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर सबमर्ज्ड और नॉट सबमर्ज्ड, यू नीड इट होल, एंड दूसरा आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। अच्छा, अब हमने ये तो पता है कि जी और जी कैंसिल हो जाएगा,
अब हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दी हुई है कि भाई आप ये कर लो, और उससे हम देख सकते हैं कि भाई किस पॉसिबिलिटी से हमारा रेशियो डबल हो जाएगा। अच्छा, यूज a different liquid that has twice the density and same volume as the original liquid। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में देखें, अगर मैं डेंसिटी को ट्वाइस कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म जो है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा, ये वाला। मैं अगर इसको ट्वाइस कर दूंगा तो हम सबको काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि न्यूमिनेटर की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ये रेशियो 2 टाइम्स हो जाएगा इन केस ऑफ ए। सो ए सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी बी सी डी को देख लेते हैं कि वो क्यों रॉन्ग है। यूज ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज हाफ द वॉल्यूम, यानी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को आप हाफ कर दें और डेंसिटी उसकी सेम होनी चाहिए एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर मैं ये चीज देखूं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर दूं, तो मुझे डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। आई नो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ होल विल इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ होल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं वॉल्यूम को हाफ कर दो लेकिन डेंसिटी को सेम रख दो। अब हम सबको पता है कि अगर मैं फॉर्मूला में कोई चीज कांस्टेंट कह दूं तो मैं उसको एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ट्रीट करके डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन लेके आ सकता हूं। सो आई कैन देन से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जाके मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए निकाला है, ये निकाला है हमने बी के लिए। ये भाई हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखें। तो अगर मैं हाफ कर दूंगा वॉल्यूम को तो क्या होगा, मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी हाफ कर जाएगा, राइट ना। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट जब हाफ करेगा तो यहां पे भी हाफ करेगा, और कहां हाफ करेगा, इसको भी हाफ करेगा। जाहिर बात है मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाफ हो ही रहा है, वो तो हमने प्रोपोर्शन से निकाल लिया। लेकिन जो मोर डायरेक्ट अप्रोच है वो क्या है कि आपने वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज को हाफ कर दिया ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो था जब उसको हाफ करोगे तो सबमर्ज भी होगा वो भी हाफ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम हाफ, या दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। सो देन इसके अंदर 2 टाइम्स होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पूरा न्यूमिनेटर भी चेंज कर सकता है और डिनोमिनेटर दोनों साथ चेंज कर रहे हैं इस एक चेंज की वजह से। हाफ द वॉल्यूम कर दोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर जाएगा, दोनों चेंज करेंगे तो बी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है कि 2 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा या 0.25 टाइम्स होगा, 0.5 टाइम्स होगा। नो गारंटी, वी डोंट नो हाउ मच न्यूमिनेटर विल इंक्रीज, वी डोंट नो हाउ मच डिनोमिनेटर विल इंक्रीज। वैसे जो अकल की बात देखे तो अकल में जो बात आ रही है वो यही लग रहा है कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा एज सच। लेकिन हाँ हो सकता है हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन फिर भी ये करेक्ट आंसर नहीं, वी नो। हमें ये चाहिए न्यूमिनेटर डबल हो जाए, ये डिनोमिनेटर सिर्फ हाफ हो, दोनों जगह कुछ ना हो, ठीक है। वी नीड दैट चेंज टू हैपन, सो दिस इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। इसी तरह अगर हम देखें, use a different object that has twice the density and the same volume as the original object। अगर मैं डेंसिटी को ट्वाइस कर दूं लेकिन वॉल्यूम को सेम रख, सो इफ फॉर सी, मैं सी के लिए ये कहूं कि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, तो हम सबको नजर आ रहा है कि रॉ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। बोला क्या है हमें, हमें बोला है ट्वाइस कर दो डेंसिटी को, तो अगर मैं डेंसिटी को ट्वाइस कर दूंगा तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस हो जाएगा, राइट। और जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस होगा तो ये हमारे रेशियो को हाफ कर देगा, डबल नहीं करेगा, राइट। सिर्फ डिनोमिनेटर 2 टाइम्स हो गया तो ये भी रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यूज a different object that has twice the volume and same density as the original object। ठीक है, बी को देखो, बी में था हाफ द वॉल्यूम, डी में है ट्वाइस द वॉल्यूम, डेंसिटी सेम, मतलब रेशियो यही वाला है। बस फर्क क्या है डी के अंदर, डी के अंदर ये फर्क है कि भाई तुम 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी 2 टाइम्स जाएगा। वंस अगेन वही मसला है, इस डी में भी कोई गारंटी नहीं है। जब आप नीचे 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी 2 टाइम्स होगा। वंस अगेन ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी। सो वी आर नॉट इन अ गारंटी कि भाई हमारे पास जो है वो कोई चेंज प्रोड्यूस होगा भी या नहीं होगा, राइट। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 2 टाइम्स वाला तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों चेंज होगा। सो देयरफॉर बी सी डी सारे गलत ऑप्शन है, और सिर्फ करेक्ट आंसर आपके पास जो था वो 10 का ए था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? वालेकुम अस्सलाम। A shop sign weighing 75 newtons hangs from a frame attached to a vertical wall। ठीक है, तो आपका एक साइन है और ये आपका एक फ्रेम है। फ्रेम इज एक्स वाई एंड देयर इज अ साइन ऑफ 75 newtons hanging from the frame। The frame consists of a horizontal rod xy and a rod yz that is at an angle of 30 degree to the horizontal। Rod xy is attached to the wall by a hinge at x and has length 0.50 meters। यहां पे बोला हुआ है x पे क्या है, x पे आपके पास हिंज मौजूद है।
assume that the weights of the rods are negligible. What is the horizontal force exerted by the wall on rod XY? तो यहां पे ये मांग रहे हैं कि यहां पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी इस डायरेक्शन में वो क्या हो, व्हाट विल बी दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द हिंज, हमने ये निकालनी है। सी होगी, अकॉर्डिंग टू नील एंड राणा इट शैल बी सी। क्या आप लोग कर सकते हैं वाला सवाल? क्या होगा इसका आंसर? वी कीप द हिंज एज पिवट फर्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो आपके पास क्या है, जाहिरन बात है हिंज वाला सवाल है तो हिंज पे कोई ना कोई फोर्सेस होंगी, वो हमें पता नहीं है फॉर श्योर। ठीक है, वी डोंट नो द फोर्सेस फॉर श्योर। तो हम सबको पता है कि हम इसमें सबसे पहले तो मोमेंट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, हम इसको कभी भी डायरेक्ट नेट फोर्स पे नहीं लेके जाते until unless we know all the forces. So frame consists of horizontal rod XY and rod YZ that is at an angle of 30 degree to the horizontal. Rod XY is attached to the wall by a hinge at X, ये पता नहीं ऊपर नीचे क्यों जा रहा है भाई, and has length 0.50 meters. Assume that the weights of the rods are negligible. अच्छा ये बोला हुआ है कि weights of the rods हमारे negligible है, तो हमें weights लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको weights के बगैर कर सकते हैं। What is the horizontal force exerted by the wall on rod XY? अच्छा, अब जरा जो है वो हम क्या करते हैं, लेट्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस इनटू द पिवट। ठीक है, इसको पिवट बना लेते हैं। जब मैं इसको पिवट कहूंगा तो मेरे ख्याल से एक हमारे पास यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, वी विल हैव वन टेंशन, तो टी साइन 30 और टी कॉस 30 में इसको रिजॉल्व कर दें, दिस शैल बी टी साइन 30 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी कॉस 30। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक चीज अनएम्बिगुअस रखी हुई है इन लोगों ने, तो हम क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम दो जगह साइमल्टेनियस पिवट नहीं रख सकते, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इन्होंने पता नहीं रॉड क्यों बोला हुआ है इसको, वाइजेट को भी वैसे स्ट्रिंग बोलते हैं ज्यादा यूजुअली, तो ये इस तरह से वी आर गोइंग टू हैव टू अज्यूम, हम यही अज्यूम करेंगे कि वरना हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम दो जगह पिवट नहीं रख सकते, तो हम हिंज पे पिवट रख रहे हैं और यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मोमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अच्छा अब ये वाला जो मोमेंट है हमारा ये कैसा है, दिस इज गोइंग लाइक दिस, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और जो वेट है वो जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। ठीक है, तो 75 न्यूटन इंटू 0.50 एंड इक्वल्स टू टी साइन 30 इंटू 0.50। ठीक है, दोनों 0.50 से एक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये मैं कैंसिल कर सकता हूं और मैं टेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूं 75 डिवाइड बाय साइन 30। क्या आ गया आंसर हमारे पास? 150। ओके, सो वी आर गेटिंग 150 एज द टेंशन, एंड देन जो है वो हम सबको पता है जो हमारा टी कॉस 30 होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई होगी, ये 150 आ रहा है वो 75 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई 75 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स होगी, लेकिन हम डाउनवर्ड फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सो लेट्स नॉट केयर अबाउट दैट। हमें पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ये, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वेट कर दूंगा, यानी जो फोर्स एक्स है इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज गोइंग टू बी 150 cos 30। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 130। A student takes measurements to calculate the density of a liquid in a beaker. The height of the liquid in the beaker is this much. The internal diameter of the beaker is this much. The mass of the liquid is this much. What is the percentage uncertainty in the calculated density of the liquid? तो क्या हो जाएगी percentage uncertainty? D हो जाएगी, 12 का आंसर D होगा, D हो जाएगी। अच्छा D कैसे हो गई? बिकॉज हमें पता है डेंसिटी के लिए हमें मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए हम सबको पता है कि फॉर्मूला लग जाएगा आपके सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, राइट, इट वुड बिकम पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब जो है हाँ यही हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगी कि हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी जो है वो ये हो जाएगी कि हम डायमीटर को 2 टाइम्स कर लेंगे क्योंकि उस पर स्क्वायर होगा, सो 2 टाइम्स 3 प्लस ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड एक ही दफा जाएगी तो हम एक ही दफा ले लेंगे इसको 2, और हमारी जो मास होगा मास अपॉन वॉल्यूम भी, मास भी एक ही दफा ही जाएगा तो हम 10 एक ही दफा ले लेंगे। सो 2 3 जा 6, 6 + 2 8 and 8 + 10 = 18%। ठीक है,
So that is going to be your option D. अच्छा, the diagram shows a uniform plank of length 4.0 meters and weight 300 newtons. अच्छा, एक यूनिफॉर्म प्लैंक है, लेंथ इसकी 4 मीटर्स है और इसकी वेट जो है वो 300 न्यूटन्स है, यानी तकरीबन यहां से 2 मीटर से इसका जो है वो वेट एक्ट कर रहा होगा जो 300 न्यूटन्स होगा, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 2 मीटर्स। यहां से लेके यहां तक आपके पास 2 मीटर्स आ जाएगी और यहां से लेके वहां तक भी 2 मीटर्स रहेगी। The plank rests on fixed supports at its ends x and y, x और y पे जो है वो fixed supports पे ये कर रहा है। A child of weight 600 newtons stands in different positions on the plank. The support at end x exerts a force F vertically upwards on the plank. तो ये बोला हुआ है कि यहाँ पे जो end x है वो एक upwards force भी आपको लगा के दे रहा है, like this F. What is the magnitude of F when the child stands at x and when the child stands at y? तो एक पूछ रहे हैं x पे जब स्टैंड कर रहा है तो क्या पोजीशन है और जब y पे स्टैंड कर रहा है तो क्या पोजीशन है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप सबको पता है लाजिमन y पे भी कोई ना कोई फोर्स होगी, देयर मस्ट बी सम अपवर्ड फोर्स एट y एज वेल, सिर्फ x पे तो नहीं होगी वरना तो कोई पॉइंट ही नहीं है सपोर्ट का, राइट। नाउ सिंस वी डोंट नो व्हाट इज द फोर्स एट y, ये कैसे बिहेव कर रही है कैसे नहीं कर रही, सो व्हाट विल यू डू, वी विल पुट द पिवट एट y। हम पिवट रख देते हैं y पे ताकि जो भी फोर्स है y पे वो हम उसको इग्नोर मार दें, हमें उसको कंसिडरेशन में ना लेना पड़े, और बाकी हम इसको मोमेंट से ही सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से। बट डिडंट मेंशन ऑन व्हाई, हाउ डू यू नो, बिकॉज सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही रही होगी ना वो, और नहीं भी लगा रही लेकिन फिर भी सेफ बेट क्या है, हम उठा के वाई पे ही रख दें, बिकॉज हमें वाई की कहानी नहीं पता। एक्स की तो पता है कि वो फोर्स है ऊपर की तरफ लगा रहा है, वेट भी पता है, लेकिन वाई का कुछ भी नहीं पता, तो वाई पे ऊपर लग रही है नीचे लग रही है कुछ भी नहीं पता। सो व्हाट इज बेटर, बेटर इज आप वाई पे उठा के लगा दें, बिकॉज वाई का कुछ बताया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है 300 न्यूटन यूं है, ये फोर्स एक्स होगा और डेफिनेटली इस चाइल्ड का भी वेट होगा अपना। इस चाइल्ड का वेट क्या है, चाइल्ड का वेट 600 न्यूटन है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। फोर्स व्हेन द चाइल्ड इज एट एक्स, अच्छा जब चाइल्ड जो है वो एक्स पे खड़ा हुआ है तो हमने देखना है इसकी फोर्स क्या आएगी। ओके, इफ वी पुट द चाइल्ड एट एक्स, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन वाली फोर्स है एफ, इसका मोमेंट क्या बन जाए, इसका मोमेंट बन जाएगा पूरा 4, पूरा पिवट तक ये 4 जा रही है, ठीक है। और कैसी है ये, दिस इज, लेट्स डू इट विद रेड, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज बन रही है। बच्चा जब 600 न्यूटन का यहां खड़ा हुआ है तो उसकी क्या बनेगी, उसकी यूं बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, राइट। सो दिस शैल बी एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और 300 न्यूटन भी कैसे, सॉरी 300 न्यूटन भी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। So the sum of clockwise moments will equals to the sum of anti-clockwise moments. Clockwise कौन सा है, force F into 4. So F into 4. Anti-clockwise कौन सा है, 600 न्यूटन, ये भी x पे खड़ा हुआ है तो इसका भी मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। So 600 into 4। एंड दूसरा वाला क्या है, 300 न्यूटन अपने ही डिस्टेंस से एक्ट करेगा यानी 2 मीटर से। So 300 into 2. So what is F working out to be, 750, ठीक है। अच्छा, तो 750 न्यूटन आ जाएगा आपके पास पहला स्टेप, यानी सी होगा या तो डी होगा आपके पास। अच्छा, फिर जो है अब क्या बोला हुआ है, चाइल्ड इज नाउ स्टैंडिंग एट पोजीशन वाई। तो अगर मैं चाइल्ड को उठा के वाई पे भेज दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगा, अब मैं चाइल्ड का वेट नहीं लूंगा बिकॉज चाइल्ड का वेट जो है वो पिवट में से पास थ्रू कर जाएगा। सो इफ द चाइल्ड कम्स ओवर हियर देन हिज वेट विल पास थ्रू द पिवट, सो वी विल इग्नोर द वेट देन। अब बस हम 300 न्यूटन और इस वाली फोर्स का मोमेंट निकाल लेंगे, बाकी वाई वाली तो हमने फोर्सेस वैसे भी हटाएंगे पूरी तरीके से। सो क्लॉकवाइज मोमेंट ये, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये, सो कर लेते हैं F इंटू 4। सो F इंटू 4 विल इक्वल्स टू 300 इंटू 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, इफ दे मेंशन देयर इज अ सपोर्ट देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स एक्टिंग देयर। नहीं आलिया, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा वहां पे फोर्स होगी, लेकिन उसी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए और अपनी जिंदगी आसान करने के लिए कि मैं कहीं फॉल्सली अज्यूम ना कर लूं कि इस पे बिल्कुल ही फोर्स ना हो, तो मैंने पिवट इसलिए रखा है बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाई आई सेड ओके द सेफेस्ट बेट इज पुट एट पिवट एट व्हाई। हो सकता है कोई फोर्स ना हो वाई पे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे
कि यहाँ पे कोई फोर्स एट वाई प्रोड्यूस ना हो, लेकिन पता नहीं है ना, तो पिवट वहीं रख दिया हमने। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहां पे सपोर्ट्स पे आपके पास फोर्सेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक मतलब लाइक जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तुम ऐसे सोच सकती हो, अगर यही एक्स एक्स वाला पॉइंट सब कुछ बैलेंस आउट कर रहा है, सारा काम ये अकेले में ही कर रहा है, तो इसको वाई वाले पॉइंट की जरूरत नहीं होगी। तो होता है कभी कभी कि सपोर्ट पे बिल्कुल ही फोर्स ना हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है, तो हमने वाई पे इसीलिए ही रखा है, बिकॉज पता नहीं है, हो सकता है नहीं हो। तो इट इज द सेफ बेट, पुट द पिवट एट द अननोन पॉइंट वेयर योर अननोन फोर्सेस एग्जिस्ट, यू डोंट नो हाउ दे आर, वेयर दे आर, और इफ दे आर एग्जिस्टिंग और नॉट। Which relationship is used in the derivation of the equation shown? ए इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन होती क्या है? इसकी डेरिवेशन ये होती है कि पावर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है आपका। वर्क हम सबको पता है, हम कैसे खोल सकते हैं? वी कैन ओपन इट अप विद फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, एंड देन वी नो, हम फोर्स को बाहर निकाल के लाते हैं बिकॉज वो कांस्टेंट होती है, तो हम ds बाई dt कहते हैं। और ds बाई dt क्या बन जाता है? ds बाई dt आपका वेलोसिटी बन जाती है, राइट? सो हम ये वाली ही इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ओवर हियर, ठीक है ना? दिस टर्म इज बिकमिंग वेलोसिटी, सो दैट इज व्हाट वी यूज। बाकी कोई भी रेलेवेंट नहीं है हमारे पास इक्वेशन। अच्छा जी, a block is released from rest at the top of a slope inclined at an angle to the horizontal। यहां से रेस्ट पे थी और आपने इसको छोड़ दिया यहां। The slope has length L as shown in the diagram। तो लेंथ L है, आपने इसको रेस्ट से छोड़ा। There are no resistive forces acting on the block। What is the speed of the block at the bottom of the slope? तो at the bottom of the slope इसकी स्पीड क्या होगी, हमने वो निकाल। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, आप इसको वर्क एनर्जी पावर से भी कर सकते हैं, राइट? यू कैन डू बोथ ऑफ द वेज, वॉट एवर इज मोर फीजिबल। काइनेमेटिक्स करोगे तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? जी साइन थीटा ले लोगे। एक्सेलरेशन जो होगी, क्योंकि आपको पता है वेट के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक डब्ल्यू साइन थीटा बनेगा, सॉरी वन विल बी लाइक दिस डब्ल्यू कॉस थीटा, और एक होगा आपका डब्ल्यू साइन थीटा। अगर मैं एक्सेलरेशन के टर्म से बात करूं, तो एक्सेलरेशन में से मास हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा। तो ऐसी भी सोच सकते हैं, इट इज अ करेक्ट वे, लाइक यू कैन टेक दिस इन अ काइनेमेटिक्स अप्रोच, assume that the acceleration in the plane की direction is a g sin theta। that is also a correct way of solving this, because कोई resistive force नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक सिंपल केस सिनेरियो बन गया आपके पास। वरना आप सारी जो है वो कह लो एक तरीके से जो परेशानी है उसको अवॉइड करके आप क्या करें, आप ये करें कि भाई मैं जो हूं वो वर्क एनर्जी पावर से कर लूंगा, द लॉस इन जीपीई विल इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इस दफा कोई आपके पास कोई रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह है नहीं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू से द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम देखें तो हम हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं, सो ये वर्टिकल हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम एल साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका एल साइन थीटा बन जाएगा, ये आपकी वर्टिकल हाइट आ गई। सो अब हम ये कर लेते हैं, इसमें जी भी नहीं है इसमें। ओके, चलो देखते हैं जो भी होता है। 4.43 दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम कहते हैं एम जी एंड एल साइन थीटा। अच्छा, सिर्फ ये तरीका नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि डब्ल्यू साइन थीटा ही सिर्फ काम कर रहा है, सो डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एल भी कर सकते हैं। और डब्ल्यू साइन थीटा कैसे ओपन हो जाएगा? एम जी साइन थीटा से, और एल बन वही जाएगा, दोनों तरफ से वही बन जाएगा। इट इज ओके, आइदर यू से डब्ल्यू साइन थीटा इज डूइंग द वर्क, or either you say you're having a loss in GPE and calculate like this, both will give you the same answer for this left hand side। काइनेटिक एनर्जी का गेन आपके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का गेन आप कह लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपका जीरो हो गया, आपने इसको जीरो कर, मास और मास आप कैंसिल कर दें, और वेलोसिटी की आप वैल्यू निकाल लेंगे। वी जो है आपका क्या हो जाएगा? टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू जी एल साइन थीटा हो जाएगा, और आपको जो है वो सिर्फ स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको अंडर रूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं कि आई नो ये तो होगा ही होगा, रूट ऑफ एल साइन थीटा ही होगा ही होगा। सो ऐसा कर लेते हैं कि रूट ऑफ टू जी अलग कर लेते हैं और रूट ऑफ एल साइन थीटा अलग कर लेते हैं। रूट ऑफ टू जी निकालो जरा, क्या आ रहा है?
यही आ रहा है 4.43। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट 4.43 रूट ऑफ एल साइन थीटा। ठीक है, इसको एक तो ये वाला तरीका आपके पास, डू इट विद योर वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल हो गया हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जब हमें पता है जब हमारी एक्सेलरेशन चेंज नहीं करती, कांस्टेंट होती है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काइनेमैटिक्स से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन अप्लाई v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। v हमें निकालना है तो हम v स्क्वेयर को डाल देते हैं, सी यू स्क्वेयर 0 हो गया, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या थी, g साइन थीटा, राइट। सो g साइन थीटा, और डिस्टेंस क्या है, l है। इफ यू वर्क इट आउट, v विल इक्वल टू द रूट ऑफ 2g l साइन थीटा। देखो वही आ गया 2g l साइन थीटा, तो इट विल बिकम द सेम आंसर, क्योंकि जब आपकी फोर्स कांस्टेंट है आप काइनेमैटिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज आल्सो अ वैलिड वे ऑफ अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन। A skateboarder and her skateboard have a total mass of 70 kg. She pushes on the ground with her foot to create a forward force of F of 25 Newton on herself and the skateboard, as shown in the diagram. टोटल मास इसका ये है, अपने पुश करती है अपने फुट से, ताकि जो है वो फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इस पे जनरेट हो जाए। ठीक है, the skateboarder and the skateboard travel forwards a distance of 0.50 meters before the skateboarder lifts her foot from the ground. What is the work done by F on the skateboarder and the skateboard? तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, बिकॉज एक्सेलरेशन फिर ये वाली होगी ना जो स्लोप वाली है, जो परपेंडिकुलर टू द स्लोप है, वो तो आर से कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। डब्ल्यू कॉस्टेड इज कैंसिल आउट बाय आर, तो वो तो नहीं होता। तो तुम्हारी जो नेट फोर्स होती है उसमें आ रही है, वो क्या होती है, वो होती है डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, एंड इफ आई आस्क यू टू वर्क आउट द नेट एक्सेलरेशन, तो तुम क्या कर दोगी, तुम एम जी साइन थीटा कर दोगी। तो यहां पे तुम्हारे पास एम एम कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारी नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी जी साइन थीटा। ठीक है, तो इंक्लाइन स्लोप में तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा बन जाती है। सो व्हाट इज द वर्क डन एफ ऑन द स्केटबोर्डर एंड द स्केटबोर्ड, तो क्या आंसर है बेटा इसका 12.5, यानी ए 13 जूल्स कह रहे हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो हम सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है 25 न्यूटन्स, और डिस्टेंस इन्होंने कितना बताया है, 0.50 मीटर्स बताया है। ठीक है, सो 0.50 मीटर्स, सो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 न्यूटन्स, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, द डेटा फॉर द मास ऑफ द स्केटबोर्डर इज ओनली गिवन टू कंफ्यूज यू। ठीक है, वो आपको इस बात में कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिसको पता नहीं होगा वो वेट को भी ले लेगा साथ और फिर निकाल रहा होगा, तो वो गलत हो जाएगी फिर आपकी चीज। ठीक है, सो बस वो ने आपको इसको कंफ्यूज करने के लिए दिए वो डेटा। A turbine at a hydroelectric power station is situated at a vertical distance of 30 meters below the level of the surface of a large lake. The water passes through the turbine at a rate of 340 meter cube per minute. The overall efficiency of the turbine and generator system is 90%. The density of the water is 1000 kilogram per meter cube. What is the useful output power of the power station? अच्छा, क्या बोला हुआ है, टर्बाइन जो है वो 30 मीटर बिलो द लेवल ऑफ द सर्फेस ऑफ लार्ज लेक है। तो ये आपकी कोई लार्ज लेक है यहाँ पे, ठीक है जी, इससे 30 मीटर बिलो, जहन बात है स्ट्रीम होगी, ऐसी तो नहीं होगा, इस तरह से वाटरफॉल तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी जो भी होगी, तो हमने कह दिया भाई 30 मीटर्स बिलो आपका टर्बाइन एग्जिस्ट कर रहा है। ये रहा आपका टर्बाइन। ठीक है ना, ये आपके टर्बाइन भैया हैं। टर्बाइन भैया में से 340 मीटर पर मीटर क्यूब पर मिनट पे आपका पानी जा रहा है। सो ये जो भी पानी आ रहा है, ये इसमें से जो गुजर रहे हैं, ये आपका 340 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट के हिसाब से घूम रहा है या जा रहा है आपका पानी। The overall efficiency of the turbine and the generator is 90%, यानी efficiency आपको बताई हुई कि वो 90% है। The density of the water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गई आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर। What is the useful output power of the station? अच्छा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे इस टर्बाइन को ड्राइव कर रही होगी। लेकिन इन्हें ये लिखा हुआ है वाटर पास टर्बाइन एट रेट ऑफ 340 मीटर क्यूब पर मिनट, 340 मीटर क्यूब। चलो करते हैं सॉल्व इसको। सर एफिशिएंसी के क्वेश्चन में इश्यू होता है, वही करना पड़ेगा। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, एक चीज बस मुझे ये देखनी है, मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, नाउ अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो हमारा इनपुट क्या है, हमारी इनपुट इज द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द इनपुट इज द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड द आउटपुट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली जो भी वो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कर, राइट। तो पहले तो एक चीज हम वो कर लेते हैं कि इनपुट कहां से आ रहा है। आपका इनपुट है आपकी जीपीई, और आपका आउटपुट क्या है, आपकी आउटपुट जो है वो आपके पास आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। सो यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, नाउ एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी जो कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका होता है वो क्या होता है कि हम जो है वो यूजफुल आउटपुट को डिवाइड बाय इनपुट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर आप पावर के टर्म्स में कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो पावर के टर्म्स में ही कीजिएगा, या अगर एनर्जी के टर्म्स में कर रहे हैं तो सिर्फ एनर्जी के टर्म में कीजिएगा, इंटरचेंज मत कीजिएगा, राइट। सो हमें पता है कि मुझे यूजफुल आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, तो मैं न्यूमरेटर में क्या रख रहा हूं, मैं न्यूमरेटर में रख रहा हूं पावर ऑफ द आउटपुट, जो ऑब्वियसली मेरी यूजफुल होगी। और इनपुट में क्या रखना पड़ेगा, इनपुट में भी पावर रखनी पड़ेगी, पावर इनपुट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। मुझे पता है इसकी वैल्यू तो 90% है, तो मैं इतना तो सॉल्व कर लेता हूं। मुझे इतना पता चलेगा कि मैं 90 को जब डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो 0.9 विल इक्वल टू द पावर आउटपुट। पावर आउटपुट मुझे निकालना है। और पावर इनपुट कैसे होगा, इनपुट या पावर कैसे देते हैं, हम देते हैं वर्क डन अपॉन टाइम से, राइट। वी गिव इट थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। यानी हमने ये निकालना होगा कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी जल्दी चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम, राइट। अच्छा, अब ये निकाल लेते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज दैट इज आवर इनपुट। सो dw/dt ये कैसे निकलेगा, यानी वर्क ऊपर जाएगा टाइम नीचे जाएगा। तो यानी हमारा जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है mg∆h, और जो हमारा टाइम है वो हमारा ∆t है, ठीक है। mg∆h एंड जो है वो योर टाइम इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ∆t, ठीक है। वॉट एवर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड हम ले लेंगे उसको। अच्छा, मास क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमें डेंसिटी दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट क्या है। तो हमें नजर आ रहा है कि हमें मास को डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में ओपन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो डेंसिटी जो है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। वी विल मल्टीप्लाई द डेंसिटी एंड द वॉल्यूम टुगेदर। सो लेट्स डू दैट। सो द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू द हाइट बाय विच द वाटर इज फॉलिंग एंड इनटू डेल्टा टी, जो भी आपका यूनिट ऑफ टाइम है इसके हिसाब से। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट्स गिवन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम ये लिख लेते हैं भाई, हमें ये दी हुई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक स्पेशल टर्म में दी हुई है, एक स्पेशल काइंड में दी हुई है, ये दी हुई है 340 मीटर क्यूब पर मिनट। यानी दिस, जी भूल गया मैं, सॉरी, mgh, हाँ सही है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज गिवन टू यू इन अ स्पेशल फॉर्म, इट्स गिवन एज वॉल्यूम पर मिनट। यानी अगर आप ये देखें वॉल्यूम पर मिनट क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम होगा। सो एक्चुअली व्हाट द एग्जामिनर हैज गिवन यू इज द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय टाइम। दैट टर्म इज गिवन टू यू एज 340 मीटर क्यूब पर मिनट। तो हम क्या कर लेंगे, हम कहेंगे भाई 340 मीटर क्यूब वाटर फ्लो करता है पर मिनट। पर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड हो जाते हैं। सो वी विल टेक 60 सेकंड्स ओवर ईयर। हाइट क्या है हमारी, हमारी हाइट जो है वो 30 मीटर्स थी आई बिलीव, सो 30 मीटर्स ले लेते हैं इसको। और जी क्या है, जी हमारा 9.81 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारी इनपुट पावर आ जाएगी कि भाई इनपुट पावर हमारे पास हमारी कितनी है। इसको मल्टीप्लाई आउट करें, मुझे वैल्यू बताएं बेटा। इवन इफ द वाटर इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली ना, तो बेटा अगर ये यूं भी जा रहा है तो टर्बाइन यहां कहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक चेंज क्या है तुम्हारे पास यहाँ, बेसिक चेंज इज योर जीपीई, योर हाइट इज बीइंग लॉस्ट। पानी की हाइट लूज हो रही है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है यही है, जीपीई। हायर लेवल पे पानी मौजूद होता है, ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन टॉप्स पे, या पानी के रिजर्वायर्स होते हैं, लेक्स होती हैं बड़ी, ऐसा कुछ होता है। वो जब डाउनस्ट्रीम आती हैं तो क्योंकि वो जीपीई लूज कर रही होती है, तो वो जीपीई को जो है वो कन्वर्ट कर रही होती है इन दैट, इन योर इलेक्ट्रिक पावर जो भी आपकी है, ठीक है। तो आपके पास जो इनपुट है हमेशा इसमें आपके पास जीपीई होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की डेफिनेशन भी यू कैन लुक अप,
इट इज द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वाटर, एंड वाटर भी पिक्यूलियरली तभी होगा इस्तेमाल जब आपके पास जो है वो वाटर ऊपर से नीचे आ रहा हो। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी जब होगी उसके पास तो वो टरबाइन को घुमा सकेगा। अच्छा, अब इसको निकाल लेते हैं। 0.9 इंटू ये dw/dt ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁶। तो क्या आ गया आंसर पावर आउटपुट के लिए? 1.5 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा आपका पावर आउटपुट का आंसर। तो पावर आउटपुट का आंसर 1.5 मेगावाट्स, बी इज द आंसर। ठीक है, 17 का हमारे पास बी है। इसका और कोई तरीका हो सकता था? नहीं, यही सबसे बेस्ट और एफिशिएंट तरीका है। ठीक है, सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन 17 में? आगे चलो। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स। बाय द वे, हमने ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था। आपकी क्लास में NP2 क्वेश्चन किया था, ये वाला सवाल एज इट इज डिटो कॉपी था। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with initial kinetic energy E. Assume air resistance to be negligible. What will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its highest point? तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, हमने वो निकाली। तो क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी? निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डी। डी नहीं होगी बेटा, क्या हो गया? डी क्यों होगी? क्या हो गया तुम लोगों को? बावले बावले हो गए हो। डी कैसे हो सकती है जब हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वी वाई होगी, वी एक्स नहीं होगी। सॉरी, वी एक्स होगी, सिर्फ वी वाई नहीं होगी। तो डेफिनेटली तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है ना। और जाहिर बात है कैसे चेंज आ रहा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग ट्रेडेड फॉर ग्रेविटेशनल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन वो जीपी में कन्वर्ट होगी यहाँ पे, एंड देन वापसी कन्वर्ट हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगी डिफरेंट। यहाँ की बात करते तो फिर हाँ, यहाँ मैं बोलता ई वापस सही। लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की बात की जा रही है। अच्छा, मुझे पता है वी वाई इक्वल टू 0 है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वी एक्स होगा। और वी एक्स क्या है? वी एक्स आपका, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो थी, वी कॉस 45 और वी साइन 45। ठीक है, तो अब हमारा जो वी कॉस 45 होगा वो एज इट इज आगे होगा, वी साइन 45 खत्म हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आपके पास हाफ mv² होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही नहीं कह सकते हाफ हो जाएगा। हो सकता है इस एंगल की वजह से हाफ आ जाए डायरेक्टली आंसर, लेकिन जरूरी नहीं है हर केस में हाफ हो। ठीक है, एंगल के ऊपर ये डिफरेंट हो सकता है आपका आंसर, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से हाफ बिकॉज वन कंपोनेंट गॉट गायब। अच्छा, अब मैं इधर होशियारी क्या कर रहा हूं, मुझे पता है मास और हाफ चेंज नहीं कर रहा, तो मैं इसको कांस्टेंट कह रहा हूं। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी 1/v1² विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2/v2²। ठीक है, मैंने ये प्रोपोर्शन सेटअप कर लिया जैसे आप इंटेंसिटीज में करते हैं। मैंने इस तरह से सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे भी सॉल्व कर लें। सो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या थी? E1 थी। उसमें वेलोसिटी क्या थी? उसमें वेलोसिटी v थी, ये थी। रिजल्टेंट लेते हैं हमेशा, ठीक है, v। v होगा, तो v हो गई। एनर्जी 2 मुझको निकालनी है कि वो क्या आ रही है, और इस पे वेलोसिटी क्या है या उस पे स्पीड क्या है, रिजल्टेंट वो सिर्फ v cos 45। सो मैं इधर क्या डाल दूंगा, मैं इधर v cos 45 डाल दूंगा। सो v v कैंसिल, और E2 क्या आ गया मेरे पास? सॉरी, इसको स्क्वायर भी कर लो, cos v² और v² और cos 45 का स्क्वायर। ठीक है, सो E2 आ जाएगा आपके पास E इंटू कॉस 45 का स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? 0.5 ही आ रहा है। ओके, सो E2 इक्वल्स टू 0.5 E। सो करेक्ट आंसर इज 18 A, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर क्या है? 19 पढ़ो, उसका आंसर बताओ। डी हो जाएगा, राइट। जब उस पे से फोर्स हटा दोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रीच कर लेगा।
ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी डिफॉर्मेशन सॉलिड्स का पहला सवाल जब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया होगा, तो ये भी कर लेते जल्दी से। A bolt is subjected to a tensile force as shown. Tensile force यहाँ से, tensile force यहाँ से. The bolt has circular cross section at end x. The diameter is 2d. At end y, the diameter is d. What is the ratio stress at y over stress at x? So stress at y divided by stress at x will equals to force at y and divided by area at y divided by ये वाला stress at x यानी force at x divided by area at x. अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फोर्स एट वाई क्या है, वाई पे जो फोर्स होगी वो उतनी ही बराबर होगी जो एक्स पे होगी फोर्स। जब भी आप खींच रहे हो दोनों साइड से आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो, राइट। सो द फोर्सेस आर गोइंग टू बी सेम। सो फोर्स एट वाई इज एफ, एरिया एट वाई क्या हो जाएगा, एरिया एट वाई इज गोइंग टू बी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। सो डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और शायद यही पहली जगह थी जहां मैंने आपको सिखाया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये वही चीज ही है। तो एफ एक्स जो आपके पास फोर्स बन जाएगा, और एरिया ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाई इंटू 2d का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, राइट। सो लेट्स जो है डू दैट। सॉरी, मल्टीप्लाई में तब्दील नहीं करना था, डिवाइड में रहते थे इसको, एफ अपॉन पाई 2d का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। डिनोमिनेटर ऊपर गया, 4f डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f डिवाइड बाय, और इसको नीचे ले आते हैं तो इसको कर लेते हैं हम 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4f। ठीक है, ये 4 ऊपर गया इधर, ये 4f हो गया। जब मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, यानी 4 पाई डी स्क्वायर ऊपर आ गया और ये वाला 4f नीचे चला गया। 4f कैंसिल, पाई डी स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। Stress at y divided by the stress at x. So would it be right to think that they are, since they are connected, the force acting on them would be the same? No, it's not because they're connected together. It's because this is how you stretch things. ये आपका उसूल है। अगर मैं बॉल पॉइंट पे इधर से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर चल जाएगा, ये खींचेगा नहीं बल्कि इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मैं इधर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा। जब मुझे खींचना है तो मुझे दोनों एंड से सेम फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज द रूल ऑफ स्ट्रेचिंग। इफ यू वांट टू स्ट्रेच समथिंग देन एट बोथ एंड्स इट शुड हैव द इक्वल फोर्स, ताकि वो खींचे, वो इधर उधर हिले नहीं, जस्ट लाइक इन अ टग ऑफ वॉर। बेटा सीरीज में सोच सकती हो, लेकिन हाँ ठीक है चलो उस तरह सोच सकती हो, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, बट मोर ये है कि रूल ऑफ स्ट्रेचिंग ही यही है, तो फिर उसमें तो हमारा कुछ है नहीं। उसमें भी जब हम सीरीज की भी बात करते हैं तो जवाब ये है कि आपके पास दो स्प्रिंग है ना यूं, और आप कहते हो इस पे एक वेट है डब्ल्यू, ठीक है जी। अब हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन लाजिमन यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगी आर, जो इस स्प्रिंग ये और ये बराबर होंगे ताकि ये सब खींच सके। अगर ये फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये सब खींच ही नहीं सकता, ये सब नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो हम बात नहीं करते डिफॉर्म सॉलिड्स में, लेकिन देयर इज अ फोर्स प्रेजेंट एट द कांटेक्ट पॉइंट एट टॉप, वो वहां पे हमेशा होती है, वरना आपकी चीज खींचेगी नहीं, नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। देयर इज ऑलवेज, दिस इज द रूल ऑफ स्ट्रेचिंग, यू नीड टू हैव equal and opposite forces on either ends. The graph shows the relationship between force acting on a compression spring and the change in length of a spring, the force against change in length. One of these springs is placed in each corner of a horizontal square plate. Horizontal square plate के अंदर कितनों का, 4 कॉर्नर हो गए, यानी 4 स्प्रिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। The axis of each spring is in a vertical direction. These 4 springs support a total load of 160 newtons. What is the total elastic potential energy stored in the 4 springs? अच्छा, अगर टोटल में चारों के चारों 160 कर रहे हैं तो इसका मतलब एक कितना कर रहा है, एक जो है वो 40 कर रहा है। वन इज ओनली डूइंग 40 बिकॉज 40 40 40 40 160 बन जाएगा। ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, हमने चल गया फोर्स कितनी है उसकी 40 पर चल गई, तो हम 40 न्यूटन पे जाके हम क्या देख लेंगे, हम ये देख लेंगे इसकी एक्सटेंशन क्या है। आई होप यही हो, बहुत ही गंदा ग्राफ दिया हुआ है। 2.4, राइट, सो लेट्स टेक दिस एज 2.4। अच्छा, अब आप चाहें आप इसको एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, इलास्टिक मतलब एक का ढूंढ के मल्टीप्लाई बाय 4 मार दें, या फिर जो है वो आप क्या कर लें, आप जो है वो
हाफ के एक्स स्क्वायर लगा लिया, जो भी करना है आपने, हाफ एफ एक्स लगाना है, जो भी लगाना है। मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल लगा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू डू टोटल ईपीई will equals to half into base is 2.4, हाइट इज 40। ये एक स्प्रिंग का आया, मुझे 4 स्प्रिंग्स का ढूंढना है टोटल मिला के, तो मैं क्या कर लूंगा, इस आंसर को मल्टीप्लाई कर 4 कर टू गेट दी फाइनल आंसर। कन्वर्जन नहीं करी, मिलीमीटर में है और न्यूटन में, ठीक है। तो इधर हमें कन्वर्जन भी करनी होगी। सो लेट्स कन्वर्ट इनटू 10⁻³ कौन सा है ये, 21 है। 21 का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी आ रहा है 0.19 आ रहा है। 22 करो। ए है, यस। ट्रांसवर्स वेव होती है, जाहिर मतलब अगर ट्रांसवर्स होगी लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती। कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस, यस इट कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन, हाँ जी, कौन सी होती है अप्रोक्सीमेट, ए होती है, ओके। ए बी सी या डी, हमने इंफ्रारेड का क्या याद किया हुआ है, हमने इंफ्रारेड का याद किया हुआ है 10⁻³ से लेके 10⁻⁻6, राइट। अब हमने क्या करना है, बस हमने ये देखना है 10⁻³ से लेके 10⁻⁻6 की रेंज में कौन आ रहा है। 100 नैनोमीटर लिखा हुआ है, टू 400 नैनोमीटर। ये क्या हो जाएगा, 100 नैनोमीटर मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻9 टू 400 इंटू 10⁻⁻9, राइट। इफ वी कन्वर्ट दिस, आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर ए, क्योंकि हम सबको पता है कि 450 या 400 नैनोमीटर्स पे तो हमारी ब्लू लाइट खत्म होती है ना, और ब्लू लाइट से छोटी तो अल्ट्रावायलेट होती है, तो ये मोस्ट प्रोबब्ली अल्ट्रावायलेट की बात की जा रही है, राइट। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस, दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली यूवी, बिकॉज आई नो कि मेरे पास रेड जो है वो शुरू होती है 700 नैनोमीटर्स पे, ग्रीन जो है वो मेरी होती है 550 नैनोमीटर्स पे, और ब्लू जो है वो मेरे पास होती है 400 नैनोमीटर्स पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है इससे कम, यानी less than blue is going to be UV and greater than red is going to be infra, right? So 100 to 400 नैनोमीटर तो आपके पास UV में चला गया। फिर क्या लिखा हुआ है, 300 माइक्रोमीटर टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, 300 माइक्रोमीटर क्या हो गए, 300 इंटू 10⁻⁻6 टू 30 इंटू 10⁻⁻2, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻4 टू 3 इंटू 10⁻⁻1, राइट। ये भी गलत लग रहा है, ये हमें लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट ऑफ दी माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव जैसे यूजुअली सेंटीमीटर्स में जो आती है ना, वो माइक्रोवेव्स होती हैं आपकी। अच्छा, सी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये सही लग रहा है, नहीं बल्कि ये तो विजिबल लाइट हो गई, माय बैड माय बैड, दिस इज विजिबल लाइट, ये तो एग्जैक्ट हमारी विजिबल लाइट को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 800 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, रेड लाइट से अबव, 700 से अबव, यही हो जाएगा 800 टू 1000, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। हाँ जी सर, नैनो -9 नहीं, -9 ही है बेटा, मैंने -9 कब नहीं लिखा, क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है। विजिबल लाइट इज -6, विजिबल लाइट इज -6, लेकिन तब ना जब तुम 400 इंटू 10⁻⁻9 करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7, मतलब ये कुछ इस तरीके से रेंज में आता है। ये जो आपके ये है ना, ये तीनों, ये कन्वर्ज, सॉरी, ये सब 10⁻⁻6 वाली रेंज पे जाके कम वो कर रहा होता है, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है। अच्छा, मैं इसका क्या लिख रहा था, मैं इसका लिख रहा था माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। अच्छा, the diagram shows a car traveling at a constant speed in a straight line between person P and person Q from point X to point Y. Point X to point Y एक person P एक person Q है. The car sounds
its horn continuously as it travels. The horn emits sound of constant frequency. Which statement about what person P and person Q hear during the motion of the car are correct? So let's see. Person P hears a sound of increasing frequency. Person Q hears a sound of decreasing frequency. Person Q always hears a sound of higher frequency than person P. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है इसमें से? सी, ओनली दिस वन इज करेक्ट, बाकी दोनों ऊपर वाली गलत है। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है और आपकी इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ये बोला हुआ है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो यू बीन टोल्ड दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये रहा। तो जब वेलोसिटी सोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता डॉपलर इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी आपकी कांस्टेंट होगी। तो यू कैन नॉट हियर अ साउंड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगी, जब तक डिसेलरेशन नहीं होगी, जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। बाकी पर्सन क्यू ऑलवेज हियर द साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, यस, इसके ऊपर क्योंकि अप्रोच वाला केस लग रहा है और इसके ऊपर क्योंकि सेपरेशन वाला केस लग रहा है, तो अप्रोच वाले पर्सन को हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगी। A progressive wave of 300 hertz is traveling with a speed of 600 meter per second. What is the phase difference between 2 points on the wave that are a distance of 0.50 meters apart? Can you draw its frequency wala graph, please? There is like the graph won't be something. Graph तो simple सा ही होगा. Let's say this is the frequency for person P. अगर ये तुम्हारी सोर्स फ्रीक्वेंसी है ना, इफ दिस इज योर सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो पर्सन पी को हमेशा जो है वो ये सुनने को मिलेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ठीक है। और जब तुम्हारी बात की जाएगी पर्सन क्यू की, क्योंकि उसके पास अप्रोच हो रहा है, तो उसको हमेशा वैल्यू कैसी मिलेगी? उसको हमेशा वैल्यू ग्रेटर ही मिलेगी, तो उसको सोर्स फ्रीक्वेंसी से हमेशा वैल्यू ग्रेटर मिलेगी। आई कैन नॉट कंबाइन दीज ग्राफ्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कंबाइन नहीं हो सकते, दो अलग पीपल हैं, उनके अलग अलग परसेप्शंस होंगे। A progressive wave of frequency 300 hertz is traveling with a speed of 600 meter per second. What is the phase difference between the points? Okay. So first of all, let's find out the wavelength. Wavelength is velocity divided by frequency. So 600 divided by 300, the wavelength is working out to be half, यानी 0.5 meters, है ना? तो that are 0.5 meter apart, that shall be 0 degree, या फिर 2 meter है। Oh sorry, yes, मैंने हाफ कर दिया। ओके ओके, 2 मीटर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वेव अगर 2 मीटर्स की है तो एक ये 0.5 होगा, देन 0.5 होगा, देन 0.5 होगा एंड देन 0.5 होगा। सो डेफिनेटली between this point and this point you will have a 90 degree phase of difference, यानी बेसिकली क्वार्टर लैम्डा है ना, क्वार्टर लैम्डा के ट्रांसलेट हो रहा है, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 इज बेसिकली योर लैम्डा बाई 4। अच्छा जी, आगे चलते हैं 25 से आगे। कैन वी यूज द फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ डिवाइड बाई 3, हाँ उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। A polarized beam of light with intensity I is incident normally on a polarizing filter. The transmitted light has intensity I. The filter is rotated about the normal axis through an angle of theta. एक सेकेंड रुको। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, polarized light of beam with intensity I is normally on a polarizing filter. The transmitted light has intensity I. The filter is rotated about the normal axis to an angle of theta. The transmitted light has intensity 0.75 I. What is the angle theta? ठीक है जी, तो एंगल थीटा हमने निकालना है। सो हम क्या कर लेते हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, पोलराइज बीम थी विद इंटेंसिटी I is incident normally on a polarizing filter. The transmitted light has also intensity I. यानी इसका मतलब है जो एक्सिस थी और जो आपकी लाइट थी वो दोनों सेम पोलराइजेशन पे थी, राइट, दे वर सेम वे। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यार हमने जो है वो पहले वर्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट भेज रहे थे और जो हमारा पोलराइजिंग फिल्टर था, ठीक है, वो भी क्या था, वो भी वर्टिकली प्लेन पोलराइज था। तो वो भी जो है वो क्या कहते हैं,
वर्टिकली पोलराइज थे, सो इसकी एक्सिस भी वर्टिकल थी जब भी आपकी इंटेंसिटी फुली जो है वो ट्रांसमिट हो रही थी। अब क्या कह रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अब हमने निकालना है कि इसकी ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एंगल थीटा जो हमने करा है उससे हमारी क्या फर्क पड़ेगा। तो आई नो दैट द इनिशियल इंटेंसिटी इज आई, सो आई विल इक्वल्स टू, या हम ये कर लें कि 0.75 आई will equals to your initial intensity I and then cos square theta. I and I cancel out and then theta will be equivalent to root of 0.75 और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, एक दफा रूट करूंगा, रूट ऑफ 0.75 करूंगा और उसका cos इनवर्स ले लूंगा। तो आप लोग कह रहे हो कि एंगल जो है वो 30 डिग्री आ रहा है हमारे पास। बी आ रहा है क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है ना, बस ये। कैन वी डू विद प्रोपोर्शंस, यू कैन डू विद प्रोपोर्शंस, लेकिन प्रोपोर्शंस कैसे करोगे प्रोपोर्शंस, इसमें एम्पलीट्यूड वाला प्रोपोर्शन वगैरह वो तो सब नहीं लगेगा। तो I don't know what proportion you're setting up, but if you're getting the correct answer, then most probably it will be correct. अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला करो 27, डू 27। सी आ रहा है, लाइट वेव्स are emitted from two sources, what is necessary condition for an observable interference pattern to be produced? Very good. The diagram, why not A? They must be polarized is not important, they must be polarized in the same direction is important. ठीक है, they must be polarized in the same direction. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इंटरफेयर कर सकती हैं और उनमें पोलराइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो पोलराइज्ड होना इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पोलराइजेशन सेम होना इंपॉर्टेंट बात है। The diagram shows a water wave in a shallow tank. The wave is diffracted through a gap in a barrier and spreads. The wavelength of wave is much smaller than the width of the gap. The wavelength of the wave and the width of the gap are both changed by a small amount. Which combination of change must increase the amount of spreading due to diffraction? सी होगा। ठीक है जी, हम गैप को जो है वो डिक्रीज कर देंगे और जो है वो वेवलेंथ ऑफ वेव को इंक्रीज कर देंगे। तो इसको इंक्रीज करो, इसको डिक्रीज करोगे तो दोनों ज्यादा करीब आ जाए। ठीक है, और सिंपल सी बात है, लैम्डा जो है वो आपका कम है देन दी विड्थ, so therefore if you want this equality to become less so you will need to increase this and decrease this, तो ये थोड़ा सा करीब करीब आ जाएंगे दोनों। Light of wavelength 567 nanometers incident normally on diffraction grating. The grating has 400 lines per millimeter. A number of diffraction maxima are observed on the far side of the grating. What is the angle between the second order maximum and the third order maximum? पहले हम सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम का एंगल निकालेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हमें इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाए। राइट, सो लेट्स डू दैट। सो d sin theta equals to n lambda. Let's first of all work out the theta of that. तो theta का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n lambda divided by d sin inverse, है ना, sin inverse of n lambda by d। दोनों दफा प्लग इन करके हम निकाल लेते हैं हमारा एंगल क्या आ रहा है। तो एक n क्या है, एक 2 डालेंगे, एक 3 डालेंगे और एक जो है लैम्डा 567 ही जाएगा और d जो है वो हमारा 400 लाइन्स पर मिलीमीटर जाएगा। ठीक है, सो थीटा 1 निकाल लेते हैं या थीटा ऑफ द सेकंड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा आपका क्या है 567 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ लाइंस, तो पर मिलीमीटर है। तो बेसिकली डी क्या हो जाएगा आपका, 1 मिलीमीटर में आपके पास 400 लाइन है। राइट, तो कर लो इसको कैलकुलेट, 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 400, क्या आ रहा है ये वैल्यू, 1 into 10⁻³ divided by 400. Why do I not have a calculator? 2.5 into 10⁻⁶. Thank you. 2.5 into 10⁻⁶, 2.5 into 10⁻⁶ आ गया। ये आ जाएगा आपका θ2 और फिर आप जो है वो θ3 भी निकाल लेंगे अपना। साइन इनवर्स ऑफ 3 into 567 into 10⁻⁹
डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻6 -6 है। ओके, माइनस एंड देन माइनस एंड देन माइनस, ये लो। सर वेवलेंथ को कन्वर्ट नहीं करेंगे, करा तो है 567 नैनोमीटर्स इंटू 10⁻⁹ वेवलेंथ को कन्वर्ट करने के लिए तो करा 27 एंड 43। सो θ2 आ गया आपके पास 27 डिग्रीज और θ3 आ गया आपके पास 43 डिग्रीज। एंड देन 43 माइनस 27 क्या हो जाएगा? 43 माइनस 27 74 और 26 36 16 डिग्रीज हो जाएगा। 16 डिग्रीज क्या आ रहा है? ये आ रहा है सबसे करीब 15.9 डिग्रीज। अच्छा जी, two cylindrical conductors X and Y are made from the same material. The conductors have equal lengths, but Y has a smaller diameter than X. X and Y are connected in series to a cell. Which row compares the number of charge carriers per unit time passing through X and through Y and compares the average drift speed of the charge carriers in X and in Y? अच्छा जी, तो क्या होगा इसका आंसर? कैन यू एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस ऑफ डी? डी क्या बेटा? डी ये देखो लिखा हुआ है ना 400 लाइंस पर मिलीमीटर, तो यानी 1 मिलीमीटर में इन 1 मिलीमीटर व्हाट डू यू हैव गॉट 400 लाइंस, राइट? सो 400 लाइंस आएंगी होंगी ऐसे करके। तो अगर मुझे एक के बीच में गैप निकालना है खदीजा, तो व्हाट विल आई डू? आई विल डू डी मेरा हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 400। सो आई विल गेट द गैप ऑफ वन लाइन because there will be 400 gaps. 400 lines will make 400 gaps. So you divide whatever length is given to you by the number of gaps. You will get the value for one gap. अच्छा जी, चलो करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये बोला हुआ है कि दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। इफ दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या है? इन इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स वी नो, इसका मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है और आपका नंबर डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। The conductors have equal lengths, but Y has a smaller diameter than X. The conductors की equal length है, लेकिन Y के पास smaller diameter है than X. X and Y are connected in series to a cell. They are connected in series. Which row compares the number of charge carriers per unit time passing through X and passing by and compares the drift speed of the charge carriers in X and Y. सबसे पहले हम सबको पता है अगर हम सीरीज में लगाते हैं किसी भी चीज को, तो इसका मतलब क्या होता है? करंट उन दोनों में से सेम जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट दोनों में से डिफरेंट जा रहा हो, करंट आपका दोनों में से सेम जा रहा होगा, राइट? सो सिंस द करंट इज सेम एंड वी नो करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली dq बाई dt, है ना? या फिर अगर हम मोर फॉर्मली और थोड़ा से अंडरस्टैंडेबल में लिख देते हैं, हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। डिफरेंस इन चार्ज कैरियर, हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पासिंग इन हाउ मच यूनिट टाइम। और अगर मैं क्यू को खोल दूं थ्रू द क्वांटाइजेशन, तो आई नो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एन ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और हम सबको पता है कि आपके पास आपकी जो बेसिकली एलिमेंट्री चार्ज है वो तो कांस्टेंट है। तो करंट बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट डिपेंड जो है वो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी पे ही कर रहा है। एलिमेंट्री चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट टाइम दैट कैन चेंज। सो इफ द करंट इज सेम इन बोथ ऑफ देम, then this must also be the same thing. The number of charge carriers passing per unit time must be same for both because दोनों में से सेम करंट जा रहा है, और करंट यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना जल्दी कर रहा है फ्लो चार्ज, तो उतना ही फ्लो कर रहा होगा, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो इट इज गोइंग टू बी द सेम। नाउ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकलेगी? वी ऑल नो वी विल यूज I इक्वल्स टू NAVE। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है, देखो करंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना? नंबर डेंसिटी भी मुझे पता है कांस्टेंट है, सेम मटेरियल। एलिमेंट्री चार्ज भी मुझे पता है कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं था। सो व्हाट डू वी सी? मुझे ये नजर आ रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ड्रिफ्ट स्पीड इज एक्चुअली डिपेंडेंट ओनली अपॉन द एरिया इन दिस केस। तो जिसका एरिया छोटा है, यानी y का एरिया छोटा है, तो जिसका एरिया छोटा है उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। सो इन y, since its area is smaller, its velocity should be higher. So the correct answer is going to be D। 30 का D हो जाएगा आपके पास।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? A copper wire of 6.4 meters has a resistance of this much, resistive over copper blah blah blah. What is the diameter of the wire? Rho equals to R equals to rho L over A लगा देंगे, ठीक है. So resistance equals to rho L over A. Rho क्या दिया हुआ है 1.8 into 10 power minus 8. L क्या दिया हुआ है 6.4. एरिया हम कैसे निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करने भेज दें बिकॉज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. और रेजिस्टेंस क्या दी हुई है हमें 0.92 दी हुई. तो डायमीटर निकाल लेते हैं. डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 8, देन 6.4, देन 4, देन डिवाइड बाय 0.92 इंटू पाई एंड देन होल अंडर रूट. Sir, but if we look at the formula n equals to nv, then if n is constant and volume is changing, so n should change. तो n will change, but n will change in a way that n will remain same. n is going to be directly proportional to v. अगर v कम कर दोगे तो n भी चेंज कर जाएगा, ठीक है. लेकिन जो तुमसे चीज पूछी गई थी वो ये थी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पासिंग पर यूनिट टाइम सिर्फ n के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा. ये जो n है ये तो ये है कि उस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये कितने चार्ज कैरियर्स आपके पास. लेकिन हमसे जो पूछा गया, हमसे तो ये पूछा गया ना, हमसे तो ये टर्म पूछा गया भाई कितना फ्लो कर रहे हैं चार्जेस पर यूनिट टाइम. व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यही है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम. सिर्फ पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखना होगा. ये वाली वैल्यू तो हमें कैप्चर नहीं करके दे सकती, ये वाली बात, ठीक है. दिस इज जस्ट एन. वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड हाउ मेनी चेंज इन नंबर चार्ज इन द नंबर ऑफ चेंज चार्ज कैरियर्स, कितने चेंज आया है उसमें और कितने टाइम में आया. तो हमें ये ढूंढना है कितने फ्लो कर रहे हैं. ये एन तो उस मेटल के अंदर होंगे, ये होता है. ये जो कैपिटल एन उन्होंने निकाला है, ये कैपिटल एन क्या है कि उस मेटल में जब कोई करंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यूजुअली फ्री, तो वो निकाल लिया हमने. और जब मैं ये बोल रहा हूं तो इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ये बात तो सिर्फ ये है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है. जाहिर बात है अब इन एट अ सिंगुलर पॉइंट इन टाइम पूरे मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे होते करंट, ठीक है. उसमें से कुछ कर रहे होते, कुछ होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द करंट. बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स अपना ही होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं. अगर इसमें ये नहीं होता कि अगर उसके पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तमाम मिलियन के मिलियन करंट लेके जा रहे होंगे, नहीं. हो सकता है उसमें 500 लेके जा रहे हो सकता है 1000 लेके जा रहे हो, सिर्फ 1000 की जरूरत हो, तो वो डिपेंड करता है. तो करंट है वो चीज जो बताती है आपको कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरीज होंगे पर यूनिट टाइम. ये वाला जो कैपिटल एन है ये सिर्फ ये बताता है कि उस मेटल के अंदर, उस जो भी चंक है वो मेटल का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. दीज टू थिंग्स आर नॉट रिलेटेड ऐसे. सही है. अच्छा जी, सी आ रहा है आंसर. ओके, सी इज द आंसर. 4.0 इंटू 10 पावर माइनस 4. A thermistor is connected to a cell with negligible internal resistance. Which graph shows the variation with temperature of power P dissipated by the thermistor? C है. अच्छा, पुराने वाले का था वो. डी. ओके, नीड इज सेइंग पावर यूं डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर के साथ. हाँ जी, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? व्हाट इज द ख्याल ऑफ द अदर पीपल? ए. ओके, और इसके अलावा ए. ओके, आई ऑल्सो थिंक इट्स गोइंग टू बी ए. ठीक है जी. नंबर 1 क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है. नहीं, ए कैसे होगा? टेम्परेचर है, ठीक है. एक्स एक्सिस पे जब यूं जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. और थर्मिस्टर के लिए क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है ना. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, राइट. नाउ विच फॉर्मूला शुड आई गो फॉर? देख लेते हैं इसको. अब पावर के 3 फॉर्मूलाज होते हैं. एक आई वी होता है, एक वी स्क्वायर ओवर आर होता है, और एक आई स्क्वायर आर होता है. कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए? वी स्क्वायर अपॉन आर. वेरी गुड. वी शुड बी यूजिंग वी स्क्वायर अपॉन आर. आई स्क्वायर अपॉन आर और आई वी इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? करंट क्या हमें पता है? नहीं, वी डोंट नो द करंट. करंट तो हमने निकाला ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, राइट.
अच्छा, दूसरी बात जो है, अगर आप करंट निकाल भी लेते हैं तो क्या करंट कांस्टेंट रह रहा है? नो। रेजिस्टेंस जब चेंज करेगी, टेम्परेचर जब चेंज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज करेगी। तो करंट कांस्टेंट रह रहा है नहीं रह रहा हमें ये नहीं पता। लाइक वी डोंट नो द करंट इज रिमेनिंग कौन, राइट? सो हाउ अबाउट, हमें ये तो पता ना रेजिस्टेंस हमारी यही जा रही है। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला चूज करते हैं जिसमें जो दूसरी चीज है वो कांस्टेंट हो जाए। ये वाला फॉर्मूला, इसमें रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा तो हमारे किसी फायदे का नहीं। इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें जो वी स्क्वायर वाला टर्म होगा, वोल्टेज जो होगा वो बैटरी का होगा एट ऑल टाइम्स, और बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं करता। सो आई कैन देन से ओके दिस इज कांस्टेंट। ये तो नहीं करूंगा मैं। और आई स्क्वायर आर में भी करंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट? जाहिर बात है, हम सबको पता है जब आर इफेक्टिव इंक्रीज डिक्रीज करती है तो फिर करंट भी चेंज करता है। तो इसमें भी वी हैव नो गारंटी, दिस इज नॉट कांस्टेंट। So therefore I will not use these two, I will just use this one। and जब मेरी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो मेरी पावर क्या करनी चाहिए? मेरी पावर इंक्रीज करनी चाहिए। सो वेरी गुड, यस, ए ही होगा हमारा आंसर। रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग सो पावर शुड इंक्रीज। बट इवन इफ वी यूज, कोई बात नहीं, इस्तेमाल कर लो। मैं जो हूं कुछ चीजें हमेशा दिमाग में बिठाना चाहता हूं, तो मैं फिर अच्छे वाली चीजें ही बताऊं, बैठवाऊंगा दिमाग में। मैं गंदी वाली चीजें नहीं बिठाऊंगा दिमाग में। आई विल ऑलवेज टेल यू द थिंग दैट आर बिल्कुल परफेक्ट। सही है आलिया, पी इक्वल्स टू वी आई भी कांस्टेंट है, लेकिन मैंने रेजिस्टेंस से डायरेक्टली अगर निकालने की कोशिश करूँ तो फिर मैं करंट की तरफ नहीं जगाया ना, मैंने करंट को इसलिए नहीं देखा। सही है, इससे भी हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करिए करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो पावर भी इंक्रीज करेगी, तो वही बात हो गई। लेकिन ये है कि जब मैं रेजिस्टेंस के साथ देखना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है पहला वाला फॉर्मूला। अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ देखना चाह रहा हूँ तो फिर दूसरा वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप रेजिस्टेंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए, ये भी कर लें। करंट की भी जगह आप, बात वही है तीनों जगह चीजों से, और वो कोई गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग। बट ये है कि मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा था तो मैंने इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला चूज किया। A metal electrical conductor has a resistance of 5.6 kilo ohms. A potential difference of 9 volts is applied across two its ends. How many electrons pass a point in the conductor in 1 minute? सी रेजिस्टेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू। तो मेरे ख्याल से करंट निकालेंगे Q इक्वल्स टू एन करके, हम एन निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जा रहे हैं। राइट, सो लेट्स डू दैट। सो V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है? 9। करंट क्या है हमको निकालना है? रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 5.6 इंटू 10 पावर 3। करंट हमारे पास क्या आ गया, निकाल ही लेता हूँ कैलकुलेटर। 9 divided by 5.6 into 10 to the power minus 3. This is working out to be 1607 amperes. Oh, sorry. 1.607 into 10 power minus 3. तो 1.607 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर्स। अब हमें क्या करना है? हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो वी ऑल नो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू by delta t, and I can open the delta q by ne and delta t, right? So अगर मुझे n निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं करंट के अंदर टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा बाय द एलिमेंट्री चार्ज। सो करंट क्या है? 1.607 इंटू 10 पावर -3। टाइम क्या है? 1 minute, so let's multiply 60 seconds, and elementary charge is 1.6 into 10 power -19. So we are going to get our answer as C, into 10 power 17. Okay, so n is 6 into 10 to the power 17. Which circuit symbol does not represent an electric component that is designed to emit sound waves? ये क्या होता है? ये मेरे ख्याल से बेल होती है, ये शायद, ये तो स्पीकर होता है, और ये माइक होता है या माइक्रोफोन कह लो। अजीब अजीब से सिंबल है भाई। मैं होता, अगर मेरे हाथ में देते इलेक्ट्रिसिटी तो मैं उस पर डब्बा बना के उस पर बेल लिख देता। लाइक व्हाई वुड यू नीड लाइक स्टूपिड सिंबल लाइक दिस? डायग्राम shows a junction in a circuit where three wires P, Q and R meet. The currents in P and Q are 1 ampere and 3 ampere respectively in the direction shown.
हाउ मच चार्ज पासिस अ गिवन पॉइंट इन वायर आर इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। तो वही बात हो गई। ठीक है, पहले करंट निकालेंगे फिर उसका चार्ज निकाल लेंगे। अजीब ख्वारी लगवा रहे हैं हमारी। 1 एम्पेयर आया, इधर 3 एम्पेयर चला गया, तो इधर से कितना आया होगा? 2 एम्पेयर आया होगा, है ना? तो 2 एम्पेयर अगर आ रहा है तो हम सबको पता है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। एंड सो इफ आई नीड डेल्टा क्यू, व्हाट आई विल नीड टू डू, आई विल नीड टू मल्टीप्लाई करंट बाय द डेल्टा टाइम। So 2 into time यानी 5, that shall be 10 coulombs. So the answer is C. अच्छा ये वाला करो, 36। Okay, what's the answer guys? B। B लग रहा है मुझे भी, राइट। जब आप सर्किट को बंद करेंगे, जब उसको क्लोज करेंगे तो करंट डेवलप होगा। करंट डेवलप होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप आने लगेगा। ठीक है, पहले कोई ड्रॉप नहीं था। जब हम पहले मेजर कर रहे थे बिफोर, तो आप सबको पता है वी टी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो जब आप पहले मेजर कर रहे थे टर्मिनल वोल्टेज जो भी आ रहा था आपका, उसमें आपके पास सर्किट में कोई करंट नहीं था, राइट। सो दैट मींस दिस टर्म इज सपोजिडली या थ्योरेटिकली स्पीकिंग जीरो। ठीक है, ये सपोजिडली या थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये जीरो होगा, तो वी एक्चुअली क्या है? वी एक्चुअली आपका ई है, राइट। और अब अगर हम बात करें आफ्टर की बात करेंगे तो जाहिर बात है कोई ना कोई करंट होगा, राइट। देयर शुड बी सम करंट नाउ, and that current will produce some voltage drop across internal resistance। और वो जब E में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपकी वैल्यू ऑफ V गिर जाएगी। So V decreases because there is a potential difference across R। What is a general description of a baryon? C गलत है ना? C तो बिल्कुल ही सेंसलेस बात है ना। V remains same because the decrease of PD across R is balanced by the increase of PD across R। इस बात को कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना, कोई अजीब सी बात लिखी हुई है। बिकॉज इंक्रीज नहीं कर रहा ना, डिक्रीज कर रहा ना बेटा। इट इज डिक्रीजिंग ना। ई में से आई आर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ई की वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं। तो जब कम होगी तो वी डिक्रीजेस। What is the general description of baryon? It consists of three quarks that must all be the same flavor. It consists of three quarks that do not need to be the same flavor. It consists of two quarks and blah blah blah. Three quarks and not all the same flavor. That is basically baryon. Up up down up down down. Proton and neutron. A stationary nucleus has nucleon number A. The nucleus decays by emitting a proton with speed v to form a nucleus with speed u. The new nucleus and the proton move away from one another in opposite directions. Which diagram gives v in terms of a and u? अच्छा, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस था जिसका मास नंबर a था। स्टेशनरी न्यूक्लियस u इक्वल्स टू 0, इसका मास नंबर आपके पास a था, यानी इसके पास a न्यूक्लियॉन्स थे। द न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अ प्रोटॉन विद स्पीड v। तो ये डिके करता है, एक प्रोटॉन अपने अंदर से उड़ा देता है बाहर की तरफ, और उस प्रोटॉन की स्पीड जो है वो v है। टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस विद स्पीड u, ऑब्वियसली u किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The new nucleus and the proton move away from another in opposite directions. Which equation gives V in terms of A and D? अगर ये A था और प्रोटॉन का हम सबको पता है मास नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब अब कितना बच गया होगा? अब ये A-1 होगा, राइट। लेट्स जस्ट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से। So momentum initially will equals to momentum finally. Let's say right what is positive। इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है, 0। फाइनल मोमेंटम क्या है? A-1। U क्या है? U भी आपका लेफ्ट वर्ड्स है, ठीक है जी। तो मैं इसको माइनस में डाल दूंगा। मैं V की वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूं, तो मैं डाल दूंगा 1, इसका मास नंबर है, तो +1 इंटू इसकी वेलोसिटी V। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? A-1 इंटू यू विल इक्वल्स टू V। सो क्या आ गया? बी। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और लाइक इन वाली कैलकुलेशन में जब आप इधर ये कर रहे होते ना मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर द न्यूक्लियाई, तो आपको म्यू से स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात होती है, वो म्यू 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 हर जगह आते तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती।
What is the change to the quark composition of a nucleus that takes place during a beta plus decay? तो quark composition में क्या change होता है beta plus के बीच में? Down to up, down, down to up, ठीक है. इसमें डी डी होता है ना? क्या बोल रहे हो तुम लोग? डी होता है. What is the charge in terms of elementary charge E on a charm quark? तो charm quark के ऊपर +2/3 होता है. अप टॉप charm का तीनों का सेम होता है. बॉटम डाउन और स्ट्रेंज का -1/3 होता है.